नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ। और आज हमारे साथ सागर मध्य प्रदेश से अवधेश सिंह राठी जी जुड़े हुए हैं, जो कि पीएचडी दर्शन शास्त्र के छात्र भी हैं और एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। अवधेश जी की 30 से अधिक पत्र पत्रिकाओं में कविताएं और कहानियां छप चुकी हैं, जिनमें से फलक, सिलवटे, नाव कागज की, आंसुओं का दरिया, जीवन दर्शन, स्त्री मुक्ति प्रमुख है। अवधेश जी को राजश्री साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ द्वारा सर्वश्रेष्ठ रचनाकार सम्मान, दैनिक दर्पण पत्रिका द्वारा श्रेष्ठ रचना सम्मान, सिलवटे लेखक सम्मान, नेशनल आइकन अवार्ड 2023, टैगोर लिटरेचर अवार्ड, राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2023 और इसके साथ साथ अन्य कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भी मिल चुके हैं। और भी इनकी उपलब्धियां हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो फिलहाल तो मैं इनके लिए दो पंक्तियां ही कहना चाहूँगी कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। तो अवधेश जी, आपका हमारे पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। कि आपने हमें इस पटल पे मौका दिया और अपनी बात रखने का एक जरिया दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप साहित्यकार नहीं होंगे तो हमारा शायद मंच उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। आप लेखकों के वजह से ही हमारा जो ये मंच है इसका अस्तित्व है। तो आइए अब हम जो हमारी चर्चा है उससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मैं जो कि हर एक लेखक से पूछती हूँ कि आपने अपने लेखन की शुरुआत किस प्रकार से की? मैम, जब से मैंने लेखन की शुरुआत की तो बचपन में होता था कि हम बड़े बड़े कवियों को पढ़ते थे, बहुत बहुत रचनाकारों को पढ़ते थे, तो हमारे मन में भी ये चीजें जागृत होती थी जी। कि आखिर हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे जी। बचपन से हम चीजें देखने लगते थे कि कैसे लिखी गई है और कैसे कम शब्दों में बहुत कुछ चीजों को बताया गया था। तो मैंने वो शुरुआत वहां से की। जैसे कि हम बचपन में जॉन एलिया जॉन को देखते थे या राहत इंदौरी सर को देखते थे, जी। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी आकांक्षाएं और उत्साहें बढ़ती गई। तो जी। जब मैंने पहली कविता लिखी थी तो उस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में था और मैंने किसी और के लिए नहीं लिखा था। एक मेरी महिला साथी थी जिसके ऊपर आज उपन्यास लिखा गया है कि इसे इश्क कहें या कुछ हो। वो वहीं से शुरुआत हुई। बहुत अच्छी बात है। तो पहली रचना, जैसे अभी आप बीए में कह रहे हैं, आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में थे, तब आपने लिखी। तो उससे पहले आपने कभी कुछ लिखा नहीं था? मैं लिखता तो रहता था लेकिन जो पहली कविता छपी वो बीए में थे तब छपी। लिखने के लिए तो डायरियों में हम लोग लिखते हैं और उसको समेट रख के रख लेते हैं, जी। क्योंकि मन में एक असमंजस रहता है, ये अच्छी है कि नहीं, ये बुरी है कि नहीं, लोग इसे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो एक बिल्कुल। असमंजस था। जैसे ही प्लेटफॉर्म मिला तो लगा कि नहीं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं लिखा तो बहुत पहले था, वो डायरी में सिमट के रह गया। जी। तो पहली रचना आपकी किस उम्र में लिखी गई? पहली रचना मैं 16 साल की उम्र में लिखा था, वो भी माँ पे लिखा था। जी। कि बनारस से निकलने के बाद जब हमें घर की बहुत ज्यादा याद आती थी कि एक ग्रामीण परिवेश से बच्चा निकल के माँ की गोद से जो सुबह शाम उनको जगाया जाता है, बेटा खा लो बेटा खा लो, तो बच्चों और माँ का प्यार जो होता है वो अलग ही है। तो जब हम बीएचयू के हॉस्टल में पहुंचे तो कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वहां कोई पूछने वाला नहीं होता था कि खाना खाना है कि नहीं खाना है। समय हुआ चले गए, अच्छा बना बुरा बना, खुद रोते थे और खुद ही चीजें लिखते गए। तो मैंने लिखा था, ऐ माँ तेरे वो पनघट की यादें बहुत सताती हैं। ऐ माँ तेरे पनघट की यादें बहुत सताती हैं, बहुत रुलाती हैं।
काश तू फिर से फेर दे मेरे हाथों में अपना हाथ और रख दे अपना हाथ मेरे सर पे, ताकि मैं एक साम्राज्य खड़ा कर सकूं। ऐ माँ, तेरे वो हाथ की मीठी लोरियां, तेरे हाथ की मीठी वो खाने की खुशबू और जबरदस्ती खाना खिलाना। है माँ, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, काश कि तू आ जाए। तो मैंने ऐसे ही कुछ लिखा था। तो वो मुझे बहुत तोड़ा था, क्योंकि जब हम गांव में रहते हैं तो माँ खाने के लिए पीछे पीछे घूमती है। जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहुंचते हैं तो हम खाने के पीछे घूमते रहते हैं कि आज अच्छा नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो उस दौर में हमने पहली कविता जो थी अपने माँ के लिए लिखी। बहुत खूबसूरत और बहुत भावपूर्ण रचना। और माँ चाहे शहर की हो या गांव की हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब बच्चे होते हैं तो माँ की एक जीवन की धुरी होती है, वो उसके बच्चे ही होते हैं। वो अपने बच्चों के आसपास घूमती है, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं जब स्कूल कॉलेज, बच्चे बाहर की दुनिया में जब प्रवेश करते हैं स्कूल कॉलेज के बाद, तब समझ आता है कि माँ क्या होती है। तो बहुत ही प्यारी आपने रचना लिखी है और बहुत भावपूर्ण रचना है। तो अगला प्रश्न यही है कि जैसे कि आप पीएचडी कर रहे हैं दर्शन शास्त्र से, और क्योंकि पीएचडी भी कोई ऐसे इतना आसान काम नहीं है, और पूरा शोध करना पड़ता है जो कि अपने आप में समय और ऊर्जा जो है उसमें बहुत चाहिए होती है। तो इसमें अब आप अपना लेखन, आपने एक उपन्यास भी लिख दिया है, तो आप ये लेखन आप कैसे मैनेज करते हैं अपने शोध कार्यों के साथ? मैम, जब से मैं एजुकेशन की दुनिया में, होता नहीं हम अपना हिस्सा मांगने निकले हैं। जी। जैसे होता नहीं है कि बचपन से हमने सपना देखा है कि मुझे वो माँ, मुझे उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के ही बच्चों को पढ़ाना है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत चीजें एंगेज करती है। तो मैं जब गांव से निकला तो पहली बार बैचलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शुरू किया। बैचलर मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शुरू किया। तो वहां से मुझे लगा कि हिस्से में जो लिखा गया है वो यहाँ तक सीमित नहीं। तो मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर इसके बाद मास्टर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से किया। तो वहां समझ में आया कि फिलोसफी और साहित्य क्या है। साहित्य और फिलोसफी एक दूसरे के पूरक है। और उसी समय बनना तो चाहता था, आईएएस बनने की तैयारी थी, लेकिन जेआरएफ कंप्लीट होने के बाद मन में थोड़ा सा लचीलापन आया कि नहीं, मुझे डॉक्टर भी बनना है। तो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया। और इसके बाद लेखनी जो थी वो बस नॉर्मल रहती थी, लेकिन यहाँ जब पीएचडी में एडमिशन लिया तो हमें लगा कि हम दोनों मैनेज कर सकते हैं, क्लास भी मैनेज कर सकते हैं और हम अपनी रचनाएं भी लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस हमारे अंदर वो जुनून है, टूटना नहीं चाहिए। ये नहीं होता है कि हम इतने व्यस्त हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इंसान जब रास्ता बनाता है, जब लिखने लगा अपने हकीकत की सच्चाई, तो कुछ इस छोर निकले, कुछ उस छोर निकले। ना ये छोर पूरा है, ना वो छोर पूरा है। मैं लिखने लगा जब अपनी कहानियां, तो लगा कि सब कुछ अधूरा है। क्योंकि साहित्य में मैं हूँ, फिलोसफी में भी मैं हूँ। मैं क्या छोड़ू क्या पकड़ू, क्योंकि सब में तो मैं ही मैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। साहित्य और जो हमारी फ़िलॉसफ़ी है, हमारा दर्शन है, वो साथ-साथ चलते हैं। तो इसके साथ ही आपकी कोई रचना जो आपका मन कहे, आपकी कविता कुछ भी जो आप सुनाना चाहें? कविता मैम बहुत सी लिखी हुई होंगी, लेकिन जैसे कि क्या होता है कि आज जैसे कोई आप टॉपिक एक सजेस्ट कर दीजिए, मैं उस पे अपनी रचना सुनाने की कोशिश करूँ। सुना आप मतलब अभी रचना कोई आप सुनाना चाहें? मैम, आप जो सुनना चाहें वो बता दीजिए, जिस टॉपिक पे सुनना चाहें हम कोशिश करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है और आपका स्वागत है, ये शो आपका है, आपका जो मन करे आप सुना सकते हैं। कैसे कहूँ शुक्रिया, कैसे कहूँ शुक्रिया, अल्फाज थोड़े लड़खड़ा रहे हैं। कैसे कहूँ शुक्रिया, अल्फाज थोड़े लड़खड़ा रहे हैं। कुछ अपनी दास्तान बतानी है, कुछ और दास्तान सुनानी है। लिखने को तो बहुत कुछ लिखा पड़ा है, लेकिन आप ही कहो कैसे क्या बयां करूं। अपने दुख को बयां करूं या अपने सुख को बयां करूं। अपने विरह को बयां करूं या अपने दर्द को बयां करूं। या ये खूबसूरत सी शाम को बयां करूं। लिखूं तो क्या लिखूं, आप ही कहो क्या लिखूं। कभी बहुत बढ़िया। कभी रचना लिखता हूँ तो कभी कुछ और लिखता हूँ।
कभी खुद का खुदगर्जी लिखता हूँ तो कभी खुद की मनमर्जी लिखता हूँ। वो छोड़ आए जो बचपन की गलियां और बढ़ने लगे कदम। लड़खड़ाते गए मेरे सपने, लेकिन समेटता गया खुद का रंग। संभालते संभालते यहाँ आ गए, न जाने कहाँ कहाँ छा गए। वो पटल है जो आपका, वो पटल है जहाँ आपका। खूबसूरत सुबह सुबह हुई, फिर शाम आ गया। लिखना चाहा था बहुत कुछ, लेकिन वो हसीन आयाम आ गया। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लिखते हैं। ये आपने पहले लिखा हुआ था? नो मैम। अरे आप तो सच में कलाकार हैं। आप बहुत अच्छे लेखक हैं कि आपने इतना अच्छा आपने हम सुनाया, और मुझे आशा है हमारे व्यूअर्स को ये बहुत पसंद आएगी। और इसके साथ ही अब मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूँगी कि आप अपना शोध कार्य कर रहे हैं, उसके साथ आप लेखन भी कर रहे हैं, तो इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप पसंद करते हैं? ऐसे आपकी हॉबीज़ अगर हम कहें तो? मैम, हॉबीज में जैसे क्या रहता है कि हमारा काम है सोशल वर्क। जैसे कि आजकल भी ग्रामीण लेवल में, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है कि लिखना कैसे है, रिसर्च कैसे होता है, किस यूनिवर्सिटियों में कैसे काम होता है। तो ये छोटे छोटे आयाम हम लोगों तक कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो अभी जैसे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि नेट में क्या पढ़ना है, जेआरएफ में करना है, हम इनको कोचिंग पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम इनसे कोई पैसा नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान का प्रवाह है, हम चाहते हैं कि वो लोगों तक पहुंचे। कि कलम की ऐसी क्रांति है, वो किसी की मोहताज है, वो किसी की मोहताज नहीं है। जो जिसका हकदार है वो उसको मिलता है। क्योंकि मैंने भी आज तक जो भी पाया है, एक दूसरे के सपोर्ट से पाया है, एक दूसरे के सहयोग से पाया। और हॉबी में जैसे कि बहुत सा खाली समय रहता है तो पहाड़ों पर घूमना, शिमला जैसी जगह पे घूमना, वहां बैठना, वहां की वादियों को देखना, फिर उसमें एक दर्शन और उसमें सुकून ढूंढना है कि सुकून कहाँ है। जब हम लिखना शुरू करते हैं तो सुकून कहीं नहीं मिलता। हमारे खुद के अल्फाज ही हमारे सुकून होते हैं, हमारी खुद की जिज्ञासा ही हमारा सुकून होता है। क्योंकि जब हम दूसरों में खुद को ढूंढते हैं तो हम एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन हम खुद को में ही खुद को ढूंढते हैं तो लगता है कि सुकून तो मेरे अंदर था, मैं पूरी दुनिया घूम। तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलना, डिस्कस करना, बातें करना, रिसर्च पे काम करना। मेरा दरअसल रिसर्च ही यूथनेशिया पे चल रहा है, इच्छा मृत्यु। आखिर मन में ऐसी क्या चीजें हैं, लोग ऐसे पूरी दुनिया जीतने मतलब जिसको सिकंदर बोलते हैं, उनके मन में ऐसी जिज्ञासाएं कैसे उत्पन्न हो जाती हैं? आखिर सब कुछ होते हुए भी, या फिर अब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं कि अट्रैक्शन डिट्रैक्शन, ये ज्यादा ही यूथनेशिया की कैटेगरी में आते हैं। आखिर जिनका जन्मजात यूथनेशिया की चीजें होती हैं, इच्छा मृत्यु, ऐसा मतलब कारण क्या है? तो इसमें हम फिलोसफिकल कॉन्शियसनेस या फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन की चीजें, एक फिलोसफिकल चीजों पे हम कैसे उसको रख पाएंगे, हमारा शोध कार्य उसी पे चल रहा है। तो जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, आज की दुनिया, आज की जनरेशन वास्तविकता से बहुत दूर चली जा रही है। वो किताबें पढ़ना नहीं चाहती है। आजकल की जो जनरेशन है, वो किताबों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला होता है, किसी को जाने बिना उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। जो फैक्ट है, जो एक नेचुरल होना चाहिए, एक हमारी जो एक आयाम होते हैं कि हमें बिना फैक्ट के बात नहीं करनी चाहिए। आजकल कुछ भी प्रसारित हो जाता है, लोग उसको सच मान लेते हैं। लेकिन एक एजुकेशन, एक दार्शनिक होने के कारण हमें पहले रेफरेंस ढूंढना पड़ता है कि रेफरेंस कहाँ से है। अगर ये ऐसा है तो क्यों है, इसलिए है, कैसे है, किस प्रकार है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम सीखते भी हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक रिसर्च फेलो होने के नाते हमें बैचलर और मास्टर्स की क्लासें भी लेनी पड़ती हैं। तो हमें पहले बच्चों को ये सिखाना पड़ता है कि पढ़ते कैसे हैं, पढ़ा कैसे जाता है, सीखना कैसे है, किस प्रकार सीखना है और क्यों सीखना है और किस प्रकार करना है। तो ऐसे जब हम बच्चों को एक फ्रेंड सर्कल की तरह समझाते हैं, एक दोस्त की तरह समझाते हैं, प्रोफेसर से थोड़ा अलग नहीं करते, क्योंकि हम नए जनरेशन के लोग हैं, तो हमें सारी चीजों के हिसाब से उनको समझाना पड़ेगा। तो कोशिश करता हूँ कि धीरे ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए। बस यही छोटा सा प्रयास है। बहुत अच्छा आप प्रयास करते हैं, और आप लिखते भी बहुत ही उम्दा हैं, जैसा हम सुन भी चुके हैं। तो इसके अगला प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी रचनाएं जो है वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित होती हैं? मैं विश्व
कोई विषय निर्धारित नहीं होता। जिस ओर फ्लो बढ़ता है उस ओर रचनाएं अपने आप जन्म लेती हैं। जहाँ पे कमियां दिखाई देती हैं, रचनाएं अपने आप जन्म लेती हैं। हम इश्क में भी लिखते हैं तो नफरत पे भी लिखते हैं, दर्द में भी लिखते हैं तो करुणा पे भी लिखते हैं, प्रेम पे भी लिखते हैं तो मातृत्व प्रेम पे भी लिखते हैं, पुरुष जी। पे लिखते हैं तो स्त्री पे भी लिखते हैं। क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं कि हम किस पे लिखते हैं, जहाँ भावनाएं उत्पन्न हो जाए उस पे हम लिखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको प्रकृति से कनेक्ट करें। बहुत ही अच्छा प्रयास आप करते हैं। और जैसा कि आप बहुआयामी और बिल्कुल आपके विषय जो हैं वो कोई सीमित शब्दों में हम नहीं बांध सकते कि आप इस विषय पर लिखते हैं। आप हर चीज़ पर लिख सकते हैं और मुझे लगता है एक लेखक जो है, एक कवि जो है, उसका ये गुण होना ही चाहिए कि उसको वो किसी भी विषय पे कभी भी लिख सके। सीमित विषयों तक बंधना जो है कवि को कहीं ना कहीं उसको बांध देता है। तो इसके साथ ही मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आपका हाल ही में जो उपन्यास आपने जो लिखा है, इसे इश्क कहें या कुछ और, जो कि पाठकों द्वारा बहुत ही पसंद किया जा रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसे। तो इसके बारे में आपके क्या अनुभव हैं, आपने किस प्रकार इसे लिखा, तो हमारे साथ साझा कीजिए। थैंक यू सो मच। ये मेरी पहली उपन्यास है, इसे इश्क कहें या कुछ और। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा कि ये उपन्यास का आइडिया विचार कैसे मतलब जन्म लेता है, कोई क्यों लिखता है अपनी कहानियां। तो सबसे पहले जब हम लोग बचपन में थे तो लोग कहते थे कि एक डायरी होनी चाहिए, हमारा एक पहचान होना चाहिए। लोग बहुत कुछ करके चले जाते हैं लेकिन उनका कुछ भी नहीं रहता। तो जैसे हम दौलत की क्रांति जो होती है वो कुछ चली जाती है, उसका कोई ओर छोर नहीं होता है। और जो साहित्यकार है वो कुछ ना होने के बाद भी अमर है। तो जब हम सोचते थे कि रैदास से लेके कबीरदास जी के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो सदियों सदियों तक चले गए, तो हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि मैं भी लिखूंगा अपनी कहानियां अपने जबान में। ना कोई साहित्य का बंधन होगा, ना कोई परिभाषा होगी, क्योंकि वो मेरा अपना होगा। ना उसे कोई बांध सकता है, ना वो किसी दायरे में आएगा, ना वो सही होगा ना गलत होगा, क्योंकि वो मेरी खुद की लिखी हुई कहानियां। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैं उस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में था। और गांव में बहुत ज्यादा वो क्राइसिस होता है, तो पहले होता है कि हमें अपनी चीजें जानना है। सबसे पहले मन में ये आया कि हम कुछ लिखेंगे। ये डिसाइड नहीं था कि क्या लिखेंगे। तो जब वो बीएचयू में से पहले जब बीएचयू के लिए एंट्रेंस होता है उसमें जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम जैसे काउंसलिंग करवाने जाते हैं तो हमारा काउंसलिंग के बाद होता नहीं कि हम मंदिर पे बैठे हैं और अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन में हमें शुरुआत में समझ लिया जाता है कि हम जूते वाले हैं और स्टैंड में साइकिल स्टैंड में हम जूते जमा करें। हमारी कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। फिर वो बिहार की बहुत अच्छी दोस्त होती है, वो एंट्री करती है। वो बोलती है कि हम जूता कहाँ रखें। तो हमने कहा कि मैंने इशारे में कह दिया कि वो जूता वहीं रख दो। वो 10-20 मिनट घूमने के बाद आई। तो उसने कहा कि कितने पैसे हुए। मैंने कहा जो भोजपुरी में कहते हैं हाय, मतलब हम लोग यहाँ जूते वाले दिख रहे हैं। तो एक जो कॉन्सेप्ट जन्म लिया कि हम जूते वाले दिख रहे हैं। तो धीरे धीरे बातें हुई कि नहीं, मैं यहाँ एडमिशन लिया हूँ और यहाँ हम लोग डिमांड ड्राफ्ट बनवाने आए हैं। तो धीरे धीरे जब उनका इंटर होने लगता है तो हमारे मन में जागृत रहता है कि हम गांव से आए हुए लोग हैं। जब गांव से आए हुए लोग और गांव से आए, मतलब गांव गांव के आए हुए लोग जब एक साथ बैठे कि टीडी कहाँ बनाई जाती है, तो ऐसे थोड़ी सी चीजें शुरू हुई। तो हमने उसमें उतना नोटिस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे वो कहानी आगे बढ़ती रही और हम पढ़ाई के उस छोर तक, लाइब्रेरी से लेके डिपार्टमेंट तक, जो एक नॉर्मल कहानी लोगों की हमारी भी चलती है। लेकिन धीरे धीरे ये वक्त करवट लेना शुरू। धीरे धीरे जो दोस्ती शुरू हुई, दोस्ती से वो कब मोहब्बत में बदली, कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी सेंटर में एजुकेशन था कि मुझे दुनिया के उस अस्तित्व में जाना है जहाँ की हमारे ना फैमिली का बैकग्राउंड है, ना हमारे गांव का बैकग्राउंड है, ना हमारे घर का बैकग्राउंड है। तो हम लोग लाइब्रेरी में जाते रहते। और अकस्मात क्या हुआ कि जैसे हम बीए थर्ड ईयर में पहुंचे तो वो हमें लगा कि जेएनयू हमें जाना चाहिए, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी।
तो हम जेएनयू विजिट करके आए और मन में बैठा लिए कि मुझे जेएनयू ही जाना है और उसके लिए जितने रास्ते जितने दिन गुजारनी है गुजारना शुरू किया। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते हैं मैं और जो नामिनी थी इस कहें या कुछ और की कहानी, नामिनी जो सेंटर में थी, उसमें क्या हुआ कि जब फाइनल ईयर का एग्जाम देके हम लोग पहुंचे और रूम छोड़ना था, वो गांव चली गई। गांव जाने के बाद क्या होता है कि महिलाओं की एक समस्या होती है कि उनका मासिक जो आता है उसमें कुछ चीजें गांव में जो नहीं हो पाई, उससे क्या हुआ कि इन्फेक्शन फैल गया। तो उसकी माँ ने हमें फोन किया कि हम बीएचयू आके ले गए हैं क्योंकि बिहार में उतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। और उस हॉस्पिटल में जैसे ही मतलब उन्होंने कहा कि मैं सुबह आ रही हूँ, हम हमारे जितने जानने वाले थे उनको, क्योंकि दामिनी को सब जानते थे, तो हम लोग सुबह ही वहाँ पहुंच गए, पर्ची कटवा के लाइन लग गई। और जब मैंने उसको देखा कि उस कंडीशन में वो है, मेरी जमीन और आसमान एक हो, मतलब हम जेएनयू सेलेक्ट होने के बाद बस मन में एक है किसी तरह से इसको बचाया। और सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ करने के बाद जिस लड़की से अथाह मोहब्बत हुई, अथाह प्रेम हुई, उसने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। उसकी माँ मेरे साथ थी, पिताजी पहले से ही नहीं रहे, कोरोना काल में ही वो गुजर गए। और सबसे बड़ी बात है कि जब उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा, उस समय कैसे कोई संभाल पाता है वो मुझे नहीं पता कि मैं उससे कैसे निकला। बट ये चीजें हैं वो तो ठीक थी, लेकिन उसकी लाशें भी मेरे सामने ही जल रही थी। वो 80 घाट पे लाशें जल रही हैं और मैं वहां देख रहा हूँ बस, क्योंकि उस समय कुछ नहीं था, सिर्फ धुआं धुआं था। तो उस पे मैंने चंद पंक्तियां लिखी क्योंकि उससे निकलना बहुत मुश्किल था और उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम किसी से अपनी दर्द कह नहीं सकते थे, किसी को बता नहीं सकते थे और कुछ उससे सोच नहीं पा रहे थे कि उससे बाहर कैसे निकले। तो वो सबसे खराब समय वहीं गुजरा। फिर जब मैं सोचता रहता था कि वो हर बार कहती रहती थी कि मुझे जेएनयू जाना है, हम लोग को जेएनयू जाना है, तो उस समय मेरे मन में क्या आ रहा था मैं वो बता रहा हूँ। जब उसकी लाशें मेरे सामने जला दी गई और सब कुछ हो गया, फिर उसको एक मटके में बंद कर दिया गया, तो मेरे मन में आया कि अब एक सूरज अस्त होने को चला है, ना वो अब कभी किसी को जगाएगा ना खुद ही जाएगा। अब एक सूरज अस्त होने को चला है, ना उसे अब फिर कभी मोहब्बत होगी, ना ही उसे अब कभी किसी से नफरत होगी, ना ही वह अब खुश होगा, ना ही वह अब दुखी होगा। एक सूरज अब अस्त होने को चला है, ना वह लोगों से प्रेम करेगा, ना ही लोगों को प्रेम करना सिखाएगा, ना ही वह दुनिया को पहचानेगा, ना ही दुनिया में वह पहचान बनाएगा। अब एक सूरज अस्त होने को चला है, ना वह जिंदगी में अब कुछ पाना चाहता है, ना ही वह कुछ खोना चाहता है, ना ही वह लोगों के करीब होना चाहेगा, ना ही वह लोगों से दूर होना चाहेगा। अब एक सूरज अस्त होने को चला है, ना ही वह अब लोगों में होना चाहता है, ना ही वह खुद में होना चाहता है। उसके मन में ना ही अब प्रेम है, ना ही नफरत। वह बस खामोश हो जाना चाहता है सदा सदा के लिए। वह जागना भी नहीं चाहता इस संसार रूपी मोह में। वह अपने आप को ऐसा खामोश करना चाहता है जहां से फिर कभी आवाज ना आए। एक सूरज अब अस्त होने को चला है, बेशक वह कहीं गुम सा हो जाएगा सदा सदा के लिए। ना ही उसकी बातें होंगी, ना ही उसकी किस्से होंगे, ना ही उसकी कहानियां होंगी। वह लोगों के साथ होकर भी नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत दूर जा चुका होगा, इस संसार से दूर, क्योंकि एक सूरज अब अस्त होने को चला है। उसने जिंदगी में जो पाया बहुत पाया, और जो खोएगा वह भी बहुत खोएगा। ना उसे नींद आती है, ना ही चैन आता है। अब एक सूरज अस्त होने को चला है, उसने लिखना ही छोड़ दिया। उसने मानो जिंदगी जीना ही छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या बनना था उसे जिसने खुद ही जीना छोड़ दिया। अब एक सूरज अस्त होने को बहुत खूबसूरत और बहुत भावनाओं से भरी हुई ये कविता है आप जो आपने लिखी है और कहीं ना कहीं अपना दर्द इसमें बयां करने की कोशिश जी की। मैम, और इसके इसके बाद 4-6 दिन बाद जेएनयू से कॉल लेटर आता है कि आपको काउंसलिंग करवानी है। तो जिसके साथ हमने सपने देखे थे कि उसके साथ जेएनयू जाएंगे, अब वो तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मन में था कि उसके सपनों को और अपने माँ बाप के सपनों को जाने नहीं, मतलब ऐसे जाया नहीं होने देंगे, क्योंकि जेएनयू जाने के लिए हमने कितने क्रांति या कितने मुसीबतों से लड़के जेएनयू पहुंचे थे।
और उसके बाद वहाँ पहुँचे, काउंसलिंग करवाएँ, तो वही चीज़ें हैं कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते रहते थे। उस समय कुछ समझ में नहीं आता था कि करना क्या है। बस मन में ये था कि मुझे एक पहचान बनानी है, जो कि सबसे अलग हो और इसके प्रोत्साहन देके जेएनयू जाना है। तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे ज़ाया नहीं होने देंगे, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत किया। आजकल के जनरेशन में क्या होता है कि नॉर्मल लड़की-लड़कियाँ होते हैं कि अलग ही परस्पेक्ट है, लेकिन उसका एक ही सपना था कि हमें पढ़ना है, हमें दुनिया के शीर्ष स्थान पे जाना है और चमकना है। तो मैंने कहा कि उसके हम योगदान को ज़ाया नहीं होने देंगे। तो मेरे मन में ये जन्म लिया कि मैं उसकी हर एक बात को कहीं न कहीं करूँगा और एक ऐसी किताब लिखूँगा, जिसमें मेरी मंजिल भी होगी और उसका योगदान भी होगा। फिर मैं जेएनयू जाके मैंने चीज़ें लिखना शुरू किया और पढ़ाई भी करता रहा। उसी बीच जेआरएफ क्वालिफाइड भी हो गया, फिर धीरे-धीरे वो चीज़ें बढ़ती गई और लेखन का ऐसा मतलब धीरे-धीरे हुआ और इससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, निकल नहीं पाते थे। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय बदला और बदलती गई। फिर वहाँ भी जेएनयू यूनिवर्सिटी में पढ़ते-पढ़ते धीरे-धीरे लोगों से दोस्ती हो ही जाती है। फिर वहाँ भी एक लड़की आई जिसका नाम था स्नेहा। उसने भी बहुत सपोर्ट किया, पढ़ना, लिखना, पढ़ना। लेकिन वही चीज़ें हैं कि फिर से वही डर था। पहले शिद्दत से कुछ मिलता नहीं है, अगर मिल जाए तो फिर खो भी जाता है। धीरे-धीरे मैंने वहाँ दूरियाँ बनाना शुरू किया, लेकिन वही होता है ना कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। तो जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ती गईं और एक मन का दायरा बढ़ता गया, वहाँ भी ऐसी घटनाएँ घटती गईं, उससे हम भाग नहीं पाए, उससे हम जोड़ नहीं पाए। हम भागते रहे खुद से, क्योंकि हमें खुद का मुकाबला करने नहीं आया। लेकिन वो बहुत अच्छी दोस्त थी, केयरफुल भी थी, पढ़ाई भी अच्छी चलती थी। तो पढ़ने का एक कॉन्सेप्ट था कि मुझे आईएएस बनना है। उसके लिए रात-दिन एक करना शुरू किया, डिस्कस करना, बात करना और जेएनयू एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सारी चीज़ों को एक साथ समझ सकते हैं और अपने सपनों को हवा दे सकते हैं। क्योंकि वहाँ 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है। किसी से कोई बात नहीं करना, लाइब्रेरियों से बात करना, किताबों से बात करना और खुद को खुद में ही खोजना, फिर लिखते रहना। बड़ी मुश्किल से ये सब चीज़ें भुला पाए। फिर वहीं स्नेहा ने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होता नहीं कि कुछ लोग इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में एंगेज करने लगते हैं। फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट वो आता गया। लेकिन उस समय मास्टर्स कंप्लीट होने वाले थे और मैंने पीएचडी के लिए डॉक्टर हरि सिंह घोष सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर में दिया। तो यहाँ सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो प्रोफेसर एडी शर्मा है, जो दार्शनिक या दर्शन की दुनिया के काफ़ी अच्छे विद्वान माने जाते हैं। तो मैंने यहाँ एडमिशन लिया। तो मेरा जो पहला उपन्यास का पहला भाग है वो वहीं खत्म हो गया। तो जिसको सपना था कि हमें दुनिया के शीर्ष यूनिवर्सिटियों में पढ़ना है, तो मेरे मन में यही सवाल आया था कि जो उसके साथ था वो इश्क, उसे हम इश्क कहें या फिर कुछ और कहें? क्योंकि इश्क तो था, लेकिन हमारा एजुकेशन भी तो था, हमारे सपने भी तो थे, हमारे आयाम भी तो थे, हमें बनना भी तो था। तो जो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसे क्या नाम दूँ? तो इसमें मैं इसे ही नाम दे दिया कि इसे इश्क कहें या कुछ और कहें। तो अब लेखक वो पाठक तय करेंगे कि ये इश्क था या कुछ और। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और इसके साथ ही आपका दूसरा उपन्यास भी आ रहा है, रिश्तों की रहस्यमयी दुनिया। जी मैम, दूसरी उपन्यास आ रही है रिश्तों की रहस्यमयी दुनिया। क्योंकि आज का जो रिश्ते हैं, वो माँ के साथ, बेटी के साथ या पिता के साथ एक फैमिली में होके भी हम फैमिली में नहीं होते। आज का जो डिजिटल ज़माना है, हम अपनी सभ्यता, संस्कृति या सब धीरे-धीरे जो फ़ीड होता रहा है। आजकल रिश्ते में चाहे वैवाहिक रिश्ते में भी जो चीज़ें हैं वो फैक्ट नहीं हो पा रही हैं। एक माँ-बेटे का रिश्ता भी है कि हम डिजिटल चीज़ों पे उलझे हुए हैं। हम घर में भी होके नहीं होते हैं। हम खाने के टेबल पे बैठते हैं तो खाने के टेबल पे फ़ोन उठा लेते हैं। हम आजकल रिश्तों से बहुत दूर भागे-भागे से हैं। जी। तो जो ये रहस्यमय दुनिया है, चाहे वो पति पत्नी का हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो या फिर माता-पिता का हो या भाई-बहन का हो, तो वो जो रिश्तों की दूरियाँ हैं, ऐसा क्यों है? समाज में ऐसी चीज़ें क्यों बन रही है? लोग मॉडर्न मॉडर्न होने के कगार पे ऐसा चीज़ क्यों है? हम कह रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति बहुत ज़रूरी है। सभ्यता और संस्कृति में हम रिश्तों को कैसे एडजस्ट करते हैं? कैसे एक बड़े-छोटे का एक आदर होता है, लेकिन आधुनिक समाज में हम दिए क्या रहे हैं? हम दे रहे हैं, बच्चा थोड़ा-सा रो रहा है, उसको फ़ोन थमा दे रहे हैं। उसकी जो मेमोरीज़ पावर है,
या वो जो रिश्ते में है एक बेटा बाप का रेस्पेक्टेड चीजें होती थी। तो इस सब चीजों से साहित्यिक और फिलोसफिकल दायरा जो है कि हम किस प्रकार अपनी बातें दुनिया तक ले जाएंगे, कि जो ये रिश्तों की चीजें हैं वो कहीं एक फोन या फिर एक कहीं प्लेटफॉर्म तक सीमित ना हो जाए। क्योंकि डिजिटल के नाम पे या फिर खुद के रिस्पेक्ट के नाम पे या खुद की ऑन पर्सपेक्टिव के नाम पे हमारा पर्सपेक्टिव कब हमें इजाजत देता है, जब हम रिश्तों के दायरे में रहना। जैसे कि हम मानते हैं कि हम तक जो पीढ़ियां हैं वो तो अभी समझती है, क्योंकि हमने एक को फैमिली में जन्म लिया, कर्ड फैमिली में जन्म लिया। तो हमें वहाँ सिखाया जाता है, ये दादा है, ये मामा है, ये मामी है। तो वहाँ हमें सिखाया जाता है कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बात कैसे कर सकते हैं, और हम कब बात कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। तो वो जो सभ्यता है वो आज मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो खत्म हो रही है, या फिर बेटी माँ का रिश्ता जो है, माँ और बाप का रिश्ता है, या भाई बहन का रिश्ता है, या आजकल के जो नए नए रिश्ते हैं, उसे हम कैसे एक नए रूप के साथ साथ, मंजिल के साथ साथ, समाज के साथ साथ हम कैसे एक साथ काम कर सकते हैं। और उसमें क्या कुछ अलग नहीं करना है, हमें बस जो वजूद है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति ऐसी है कि हम आज भी माँ को, बाप को, गुरु को, या फिर जो भी ऐसे रिश्ते आते हैं, हम हमारा एक पर्सपेक्टिव है कि हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। तो रिश्तों का जो रहस्य है वो लोगों तक सीमित ना हो जाए। अगर हमारे साथ कुछ हो तो हम वो माँ से, बाप से लोगों से शेयर करें, ताकि हम गलत परिणाम या गलत चीजें या फिर गलत जो एक वे चल रहा है उससे हम बचे रहें। क्योंकि आजकल की जो बच्चियां हैं वो रिश्तों का जो एक खालीपन है, जैसे मैंने अभी फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन जैसी चीजें होती है, तो जैसे कि माँ और बेटी का रिश्ता या माँ और बाप का रिश्ता है, कि बेटी के मन में जैसे गैप पैदा हो जाता है। अगर माँ उससे बात नहीं कर रही है या पिताजी बात नहीं कर रहे हैं या उसकी फैमिली में कोई नहीं सुनता है, तो वो कोई अदर पर्सन उस अगर उसकी बात सुन रहा है और उस पर काम कर रहा है, तो उसमें बच्चियां को क्या होता है कि उन्हें इतना तो पता नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि माँ ने और पिता ने उनकी सुनी नहीं। तो वो जो रिश्तों की दुनिया है, माँ को एक बेटी को या पिता को सुननी चाहिए, क्योंकि ताकि जो उनके मन में गलत धारणाएं, कोई गैप फील कर रहा है, अगर वो गैप माँ बाप करे, तो बेटियां हो या जो भी हम लोग रिसर्च के टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कि बेटियों के मन में वो क्या है कि वो अपनी सारी बातें नहीं कर पाती। तो अगर उसको कोई फुलफिल कर रहा है, या मैं हूँ या कोई है, या उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो उसमें वो धीरे धीरे उस पर डिपेंड होने लगते हैं, और वो क्रांति करने लगती है कि जो मैं कह रही हूँ ये सही है, कि माँ बाप के रिश्ते, बेटे बेटी के रिश्ते, फिर वो कहीं एक चीज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं हूँ, सिर्फ हम, मैं और हम कह रहा है कि मेरा शोषण हो रहा है, क्यों शोषण हो रहा है, क्योंकि तो ऐसी बहुत सी चीजें कर रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस किताब में सारी चीजों को प्रकाश डालने का एक प्रयास कर सकूं। ऐसा मेरा थोड़ा सा विश्वास भी है और आशा भी है। बहुत ही अ, अच्छा प्रयास किया गया है आपने रिश्तों के बारे में लिखने में। और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, समय की बहुत कमी है, तो कहीं ना कहीं हम अपने रिश्तों से भी उतनी ही दूरियां हमारे रिश्तों में आ गई हैं, हम उतने ही दूर हो गए हैं। और आई होप कि आपका ये जो उपन्यास है, ये आपके पहले उपन्यास की तरह ही बहुत ही दिलचस्प होगा, बहुत ही अच्छा आपका ये उपन्यास रहेगा। और मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि आपका ये उपन्यास बेस्ट सेलिंग उपन्यास में जाए। ओके, तो थैंक यू। आगे अभी मैं पूछना चाहूँगी कि इसके अलावा आगे अब आपकी क्या योजनाएं हैं? मैम आगे योजना है कि जैसे कि हम अभी तो इस पे काम कर ही रहे हैं। अभी हमने एक पत्रिका लॉन्च की है, उद्गम। उसमें हमारा एक मोटिव है कि जैसे गांव से लेके शहर तक जो बच्चे हैं जिनको कोई नहीं छापता है, उन्हें हम छापने का काम करेंगे। क्योंकि हम नहीं कहते कि कोई परफेक्ट होता है, इम्परफेक्ट से हम उन्हें परफेक्ट की तरफ एक मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। हम नहीं कहते कि कोई परफेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर किसी में वो चीजें हैं, अगर कोई चीजें उसके अंदर आ रही है, हमेशा से कोई परफेक्ट नहीं होता, उसे धीरे धीरे करना पड़ता है। तो हमने जो उद्यम पत्रिका शुरू की है उसमें यही है, चाहे वो कहानीकार है या फिर बयानकार है या फिर जो किसी भी विधा में लिखते हो, तो उनको धीरे धीरे हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि उनको धीरे धीरे हम लाया जाए, उनमें एक सुधार किया जाए। बाकी अपना जो रिसर्च का काम है, रिसर्च तो चल ही रहा है, लेकिन सेंट्रल में हमेशा से अपना जो पहले से है वो भी है कि समाज सेवा करना।
तो सबसे पहले समाज सेवा करने के लिए हमें खुद समाज के बारे में सीखना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा, उसके सारे आयाम को समझना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर कुछ करने निकलेंगे तो उसके बारे में ज्ञान नहीं रहेगा और उसके बारे में हम जानते नहीं रहेंगे, तो हमें खुद अधूरा ज्ञान रहेगा, तो हम लोगों तक ज्ञान कैसे पहुंचा पाएंगे? तो अभी मैं आपसे अगला प्रश्न यही पूछना चाहूँगी कि अभी आपने उपन्यास भी लिखे, शोध कार्य भी किया और एक आप अच्छी खासी लंबी यात्रा करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस समय चुनौतियाँ कैसी रही आपकी? कौन-कौन सी चुनौतियों का आपने सामना किया अपने लेखन में? मैं इन चुनौतियों का लेखन का जब सामना करते हैं तो सबसे पहले मन में ये आता है कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो वो है कि नहीं, समाज के हिसाब से है कि नहीं। जी, तो जो चुनौतियां होती है कि हमने लिख तो लिया, अब इसको छापेगा कौन? जी, बहुत से चीजें हैं, छापेगा कौन? तो लिखते हुए मैंने ये नहीं सोचा कि अब छपेगा कि नहीं छपेगा, लिखना शुरू किया, डायरी में लिखना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जब हम सोशल मीडिया पे आए तो मैंने देखा तो यहाँ तो इतने लेखक भरे पड़े हुए हैं, इतने कवि भरे पड़े हुए हैं, लोग मुझे क्यों सुनेगा? तो किसी ने कहा था, अब उन कवि या फिर उस साहित्यकार का तो नाम नहीं पता है, वो कहते हैं कि जन्म से किसी का अधिकार नहीं होता है, उससे अपने हिस्से का मकान खुद बनाना पड़ता है। तू चलना शुरू कर, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। जी, तो कल की फिक्र मत कर, तू आज में फिक्र कर कि आज तू क्या है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने सुना, फिर हमने अपनी प्रक्रिया शुरू कर। चैलेंजेस तो ये भी होता है कि हर एक एंगल हमें काटने के लिए बैठा हुआ है, हर लोग हमें डिमोटिवेट करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो हमें कहते हैं कि तू चल तो सही, मैं तेरे लिए तैयार हूँ, तू कदम तो बढ़ा, मैं तुझे रास्ता बनाने के लिए तैयार हूँ। तू पहले खुद से तो खुद की तलाश कर, मैं तुझे तलाश करने के लिए तैयार हूँ। तो जब मैंने वो चीजें सुनी तो मुझे लगा कि सच में कुछ हो सकता है। जब मैंने ये सच में मैं जब पहली ये उपन्यास मैंने लिख लिया तो इतना ज्ञान तो होता नहीं है कि कैसे क्या होता है। जो अगर ग्रामीण परिवेश से आया है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि दूर दूर तक रिश्ता नहीं रहा है कि उपन्यास। मैंने उपन्यास को जब लोगों से बात किया तो उन्होंने पढ़ने के बाद बोला कि इसमें कितने अध्याय हैं। मैंने कहा ये उपन्यास अध्याय में है ही नहीं, क्योंकि मैं किसी को बांटना ही नहीं चाहता था कि ये अगले अध्याय में है, क्योंकि मेरा ये जो है संघर्ष कभी अध्याय में नहीं बढ़ता। तो इसको पढ़ने के बाद जो रेड लिप पब्लिकेशन है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको उन्होंने पढ़ा, उनको ये बहुत अच्छा लगा कि सच में ये चीजें होनी चाहिए, कि मौलिक चीजें हैं और ये भावनात्मक चीजें हैं। तो अगर भावनात्मक चीजों को अगर हम प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं तो फिर हमारे पब्लिकेशन का क्या मतलब? फिर उन्होंने मैं पहले यही सोचता था कि मुझे जानता तो कोई नहीं, फिर लोग पढ़ेंगे क्यों? लेकिन एक ऐसी चीज है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे बीएचयू और जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद लोग, अब जैसे इस पे ये लोगो दिया गया है कि ये बीएचयू भी है जेएनयू भी है और नीचे ये भी लिखा है इसे इसके है कुछ और, तो ये इसको मतलब एक टाइटलाइज करने के लिए लोगों के मन में हमेशा था कि इसमें है क्या, और लोग इसको इतना प्यार दिए कि मैं सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। और मैं देख सकती हूँ कि आपका जो उपन्यास है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है, पाठक उसे बहुत पसंद कर रहे हैं और मेरी आशा है कि अब आपका शुभकामनाएं हैं कि अब आपका जो आगामी उपन्यास है ये इससे भी अच्छा जाए, ये नए मुकाम जो है वहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अभी जो हमारे नए जो लेखक हैं जो अपनी यात्रा अभी शुरू जिन्होंने अभी अभी शुरू की है या सोच रहे हैं कि हम शुरू करें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बस ये कहना है कि सोचिए मत, सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने हिस्से की लेखनी खुद तय करनी पड़ेगी। जी, क्योंकि आप जैसे मार्गदर्शक हैं जो नए हैं तो उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है, हम भी निरंतर आपसे सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको निरंतर सुना है। और सबसे पहले मैंने उस पे सुना था कि स्त्री मुक्ति, वाकई में वो इतना शानदार मुझे लगा
कि लोग यही सोचते थे कि हमें पुरुषों से आजादी चाहिए। हम जब जेएनयू में थे तो वहां भी आजादी के नारे लगते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि है क्या, क्योंकि हमें खुद को ढूंढना था। तो जब उसमें उस दिन आपने डिस्कस किया कि मुझे आजादी किस लिए चाहिए, तो मेरे मन में भी यही सवाल है कि जब हमें अपने हिस्से की आजादी खुद लेनी है या फिर अपनी लेखनी खुद लिखनी है, तो हमारे पास मार्गदर्शक होते हैं लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि लोगों ने मार्गदर्शन को एक बिजनेस का अड्डा बना दिया। जी। उससे बाहर निकल के जब आप जैसे लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमारी बातें सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो जर्नी है, तो सबसे पहले है कि बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं मिलता है। हम भी बहुत भटकते भटकते आए हैं, लेकिन कहीं तो ठहरे। हम भी बहुत भटकते भटकते आए, लेकिन कहीं तो ठहरे। लेकिन जब से ठहरे हैं, बहुत खूबसूरत ठहरे। तो वही चीजें हैं कि नए जो लेखक आ रहे हैं, उन्हें परिवर्तन या सोचना नहीं है, उन्हें बस निरंतर अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है, क्योंकि वक्त आपको तलाशेगा। आपको आपके हिस्से की चीजें मिलेंगी, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वैचारिक क्रांति करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। सोचने से कुछ नहीं होता, कलम को उठा और तू लिख दे अपनी क्रांति को, तस्वीर बना, क्योंकि तस्वीर भी धुंधली हो, समेट उसको, क्योंकि तस्वीर भी धुंधली हो जाती है, समेट उसको, क्योंकि कल का लिखा हुआ आज पढ़ा जाएगा और आज का लिखा हुआ कल पढ़ा जाएगा। तू ही सोच, तुझे कब कहाँ होना है, तुझे इतिहास में होना है या तुझे प्रेजेंट में होना है, क्योंकि जो प्रेजेंट में घटित होता है वो इतिहास ही है। बहुत खूबसूरत आपके विचार हैं। जो आज लिखा गया है उसे कल पढ़ा जाएगा। और स्वतंत्रता की बात आपने सही कही, स्वतंत्रता के लिए लड़ना ही काफ़ी नहीं होता है। ये मेरे खुद के विचार हैं कि आपके पास स्वतंत्रता को लेकर उतनी समझ भी होनी चाहिए कि आप उस स्वतंत्रता को सही तरीके से उसका सदुपयोग कर सकें, उसका उपयोग कर सकें। स्वतंत्रता सिर्फ यही नहीं है कि आप उद्दंडता को आप स्वतंत्रता नहीं कह ओके, हाँ, सकते। ये उसके समझे। लिए प्रॉपर, उसके लिए एक विवेक होना ज़रूरी है, एक समझ होनी ज़रूरी है। ये मेरा मानना है। सबके अपने विचार हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर बंधन नहीं होंगे तो स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो बंधन होते हैं तभी हमें स्वतंत्रता समझ आती है कि ये हमारी स्वतंत्रता है और अब हमें आगे करना है क्या है। जी मैम, बिल्कुल। तो अब क्योंकि समय जो है वो अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, इसके साथ ही अब हम अगला सवाल तो नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक संदेश दें, जो आप उनसे ऐसी बात है जो आप हमारे व्यूअर्स से कहना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए 2 शब्द कहें। हमारा सभी लोगों से यही कहना है कि लिखना होगा और सुनना भी होगा। लिखना भी होगा, सुनना भी होगा। ये जो पटल है, इसमें अपने आप को बुनना भी होगा। हमें चलना भी होगा, हमें संभलना भी होगा। पहले आप कदम तो बढ़ाओ। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमें उछालेंगे और हमें एक पहचान तक ले जाएंगे। तो ऐसे लोगों के साथ हमें कदम से कदम मिला के चलना भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी पंक्तियाँ, और आप लिखते ही इतना एक मतलब किसी भी आप विषय पर साथ के साथ आप लिख सकते हैं। ये सच में आपकी एक बहुत उत्तम कला है जिसे हम कह सकते हैं, और आप सच में बहुत उम्दा लिखते हैं। और क्योंकि अब हमारा विदा लेने का समय आ गया है, तो बस मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि आओ आज मुश्किलों को हराते हैं। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते बिल्कुल मैम। हैं। तो मैं अवधेश जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगी कि वो हमारे इतना बिजी होते हुए भी अपने शोध कार्यों को छोड़कर, अपने लेखन को छोड़कर 1 घंटे का जो आपने हमें समय दिया है, इतना कीमती समय हमें दिया है, उसके लिए हम आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। और इसके साथ ही हमारे व्यूअर्स का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हमारे
जो हमारा शो चल रहा है इस पर हर रविवार वो समय निकाल कर इसे देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, उनका भी हार्दिक आभार। और हमारा शो आपको कैसा लगता है, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, कृपया लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम आपसे विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां हम आपसे फिर मिलेंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।